Hello everyone, I welcome you all on the basic platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss one of the most common diseases seen in the neonates, that is neonatal jaundice. Neonatal jaundice here from the most of the question is asked in the examination. So from the examination point of view, it is most common or most important topic. So let us discuss the neonatal jaundice. आज हम लोग neonatal jaundice को डिस्कस करने जा रहे हैं. न्यूनेटल जॉन्डिस. जॉन्डिस को हम लोग हाइपर बिलिरुबिनिया भी कहते हैं, तो इसको लिख देते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया. बिलिरुबिन के लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तब उस केस को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं. तो हम लोग न्यूनेटल जॉन्डिस पढ़ रहे हैं. इसमें 60% ऑफ टर्म न्यूनेट एंड 80% ऑफ प्री टर्म न्यूनेट. 60% of term neonate and 80% of preterm neonate have seen preterm neonate have seen clinical jaundice. टर्म न्यूनेट का 60% और लगभग 80% प्रीटर्म न्यूनेट जो है वो क्लिनिकल जॉन्डिस के शिकार हो जाते हैं इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ readmissions of neonates after discharge from hospital. Neonatal jaundice. या एक पॉइंट और है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी इन न्यूनेट्स, वो भी होगा न्यूनेटल जॉन्डिस. न्यूनेटल जॉन्डिस को हाइपर बिलिरुबिनिया में कहें. 60% टर्म न्यूनेट और 80% प्रीटर्म न्यूनेट्स में देखा जाता है क्लिनिकल जॉन्डिस फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में. और दोबारा न्यूनेट का डिस्चार्ज हो गया तो फिर दोबारा जो रीएडमिशन होता है न्यूनेट का ज़्यादा देखा जाता है न्यूनेटल जॉन्डिस के केस में कि न्यूनेट जो है दोबारा एडमिशन हो गया हॉस्पिटल में. फिर मोस्ट कॉमन कॉज है मॉर्बिडिटी का. तो अगर कोई केस है जिसमें सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी हो रहा है तो वो केस होता है न्यूनेटल जॉन्डिस का. इसके बाद हम लोग देखें जॉन्डिस के टाइप, दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन्डिस के टाइप, दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, इन दोनों को देख लेते हैं. क्लिनिकल जॉन्डिस डज नॉट appear in first 24 आवर ऑफ लाइफ. पैथोलॉजिकल में क्लिनिकल जॉन्डिस में अपीयर in first 24 hour of life.
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ में अपीयर नहीं होता है, बल्कि जबकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो फर्स्ट 24 आवर लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है, अपीयर हो जाता है। इसमें ऑलवेज अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिन। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हमेशा अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिन दिखेगा, जिसके वजह से यूरिन जो है, यूरिन डज नॉट स्टेन। इसमें जो है मे बी कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन सीन, जिसके वजह से क्या होगा, डार्क कलर यूरिन, यूरिन जो है स्टेन होगा, यूरिन स्टेन यूरिन अपीयर, यूरिन दिखेगा इसमें। इसमें जो है पाम एंड सोल डज नॉट सीन येलो। इसमें पाम एंड सोल सीन येलो। इसमें जो है क्लिनिकली जॉन्डिस डज नॉट persist beyond 2 week of life। और इस केस में जॉन्डिस क्लिनिकल जॉन्डिस may persist beyond 2 week of life। ठीक है, पहले हम लोग फिजियोलॉजिकल में देखें, फर्स्ट 24 आवर में ये अपीयर नहीं हो रहा है, इसमें फर्स्ट 24 आवर में अपीयर हो रहा है। इसमें हमेशा आपको कौन सा बिलिरुबिन दिखेगा, अनकंजुगेटेड, और इसमें कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों देखा जा सकता है। इसमें जो यूरिन स्टेन नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें यूरिन स्टेन दिखेगा। पाम और सोल जो है इसमें येलो नहीं दिखेगा, इसमें पाम एंड सोल जो है येलो दिखेगा। ये जॉन्डिस जो है वो 2 वीक के बाद नहीं दिखेगा, मतलब ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है, ये फिजियोलॉजिकल में जो है वो 2 वीक के बाद भी परसिस्ट कर सकता है, 2 वीक के बाद भी दिख सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस टॉपिक है, वो हम लोग देख रहे हैं। वाई फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूनेट अकर। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो न्यूनेट में क्यों होता है, ये देख रहे हैं हम लोग। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हायर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। जॉन्डिस है तो जॉन्डिस में सबसे पहला कॉज जो होता है वो होता है
बिलिरुबिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होना। तो बिलिरुबिन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है न्यूनेट्स में, ये प्रोडक्शन आखिर किस वजह से हो रहा है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। हाई हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यूनेट्स में क्या हो जाएगा, जब हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा तब जाके बिलिरुबिन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ नियोनेटल आरबीसी। जनरली लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होता है 120 डेज इन एडल्ट, बट इसमें कितना दिन होगा, 90 डेज, लगभग 90 डेज होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कम होता है, जिसके वजह से बिलिरुबिन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। मोर इनइफेक्टिव मोस्ट इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। सेकेंड काउज हम लोग देख रहे हैं, इनइफेक्टिव कैरियर mediated uptake of bilirubin by liver। एक काउज ये हो गया। तीसरा काउज immature UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। फोर्थ, इंक्रीज्ड enterohepatic circulation। So these are the causes for the occurrence of physiological jaundice in neonate। पहला, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हाई हो जाए। हाई कैसे हो, जब हीमोग्लोबिन का लेवल हाई हो जाए न्यूनेट में, आरबीसी का लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाए, एरिथ्रोपोइसिस इनइफेक्टिव हो बॉडी में, फिर इनइफेक्टिव कैरियर मीडिएटेड अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय लीवर, या जो एंजाइम है वो इमैच्योर हो जाए, या इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए। तो इन सब की वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का होना पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाता है। सो इसके आगे हम लोग दो और जॉन्डिस के बारे में पढ़ा, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बाद अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, इसके टॉपिक से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कहने का मतलब ब्रेस्ट फीड कराने की वजह से जो जॉन्डिस हो रहा है, और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहने का मतलब वैसा मिल्क जिसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस हो रहे होंगे जिसके वजह से जॉन्डिस आ रहा है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। इट इज ड्यू टू inadequate ब्रेस्ट फीडिंग। inadequate ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है। इसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से होगा रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। इस रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया की वजह से क्या होगा, हाइयर बिलिरुबिन लेवल।
हाई बिलिरुबिन लेवल हो गया, हाई बिलिरुबिन लेवल की वजह से जॉन्डिस हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है, ये किसके वजह से हो रहा था? तो इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो रहा था। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। जितना रिक्वायरमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग का फ्रीक्वेंट कराएंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग हुआ ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग हुआ जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन होने की वजह से रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया हो गया, पॉलीसाइथेमिया की वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया तो हो गया जॉन्डिस। तो अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट क्या है इसका? इसका ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग को फ्रीक्वेंट करा देंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो होता है वो होता है ड्यू टू सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लाइक प्रेग्नेंडियोल एंड फ्री फैटी एसिड। सब्सटेंस कौन सा है? प्रेग्नेंडियोल एंड फ्री फैटी एसिड, जिसके वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है। तो ये दोनों जो सब्सटेंस है वो इंटरफेस करते हैं विद कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। तो ब्रेस्ट मिल्क होने का हो गया, उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराना। ब्रेस्ट मिल्क मे बी टेम्पोरली विथहेल्ड। ब्रेस्ट मिल्क को हम लोग थोड़ा सा रोक देंगे, कब? जब बिलिरुबिन का लेवल जो है मोर देन 20 mg पर डे हो जाए, तब हम लोग क्या कर देंगे? विथहेल्ड कर देंगे, वरना आप लोग कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गया ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में। इसमें इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होता है और इसमें सब्सटेंस की वजह से होता है। सब्सटेंस प्रेग्नेंडियोल है और फिर फैटी एसिड है। हम लोग इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का क्या कॉज है? तो दो कॉज होता है, एक अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया और एक होता है कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया। तो पहला जो केस है वो हम लोग अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया का डिस्कस कर रहे हैं। अनकंजुगेटेड जो है वो दो तरीके से देखा जाता है। पहला इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, या तो अनकंजुगेटेड जो है वो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे, या डिक्रीज कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, कंजुगेशन क्या हो? डिक्रीज हो जाए बिलिरुबिन का। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन जो होता है वो होता है हीमोलिटिक डिसऑर्डर कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केस में, पॉलीसाइथेमिया के केस में, या डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हो जाए, या सेफेल हेमाटोमा के केस में। इन सब केस में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। अब डिक्रीज कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन में पार्शियल और कंप्लीट डिफिशियंसी ऑफ यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इस एंजाइम का जो या पार्शियल डिफिशियंसी हो जाए या कंप्लीट डिफिशियंसी हो जाए, तब जाके वहां पे कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका दो टाइप्स होता है। पहला टाइप 1 जो कि कंप्लीट डिफिशियंसी हो जाए इस एंजाइम का, यूडीपी जीटी एंजाइम, और सेकंड जो पार्शियल डिफिशियंसी हो जाए। उसके बाद जो कंडीशंस है वो कंडीशंस है डाउन सिंड्रोम के केस में डिक्रीज कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन होता है, एक कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में डिक्रीज कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन होता है। तो ये सारा जो बात हुआ ये हुआ अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया के केस में, जो वन ऑफ द कॉजेज है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया का सेकंड कॉजेज, दैट इज कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया। हम लोग देख रहे हैं कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया कब होगा? जब कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन जो है वो मोर देन 2 mg पर डीएल हो, उस केस में कहते हैं कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया। तो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया 2 टाइप्स का होता है, पहला नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, वायरल लाइक वायरल इन्फेक्शन, EBV इन्फेक्शन, CMC इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस का केस, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक कंजेनाइटल टीबी का केस हो, तब जाके वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का कॉज बनता है। या टॉक्सिन अपीयर हो लाइक सेप्सिस, UTI, TPN, या कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं जिसके वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ये सब केस हुआ, कंडीशन हुआ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में। सेकंड ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में 2 टाइप का कॉज होता है, एक इंट्रा हेपेटिक कॉज और दूसरा एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉज। तो
तो ये होगा आपका ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया केस, जो कि है वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो इस तरीके से कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया कंप्लीट हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट कॉज है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। न्यूरोनटल जॉन्डिस के दोनों कॉजेज समझने के बाद अब हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो वेज टू डिटेक्ट न्यूरोनटल जॉन्डिस, कैसे हम डिटेक्ट करें वो न्यूरोनटल जॉन्डिस है। तो हम लोग करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या है? मॉडिफाइड क्रेमर्स रूल है। मॉडिफाइड क्रेमर रूल से हम लोग पता करते हैं न्यूरोनटल जॉन्डिस है कि नहीं। तो अगर फेस जो है, फेस आपको येलो दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उसका बिलिरुबिन का जो लेवल है वो 5 to 7 mg/dl है। अगर चेस्ट और अपर एब्डोमेन भी येलो दिख रहा है तो 7 to 9 mg/dl बिलिरुबिन का लेवल हो गया। लोअर एब्डोमिनल और थाई अगर येलो दिख रहा है तो वो 9 to 11 mg/dl हो गया बिलिरुबिन का लेवल। आर्म्स और लेग्स भी येलो दिख रहा है तो 11 to 30 mg/dl। और लास्टली जब पाम और सोल भी दिखने लगे येलो, तब वो जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो 13 to 15 mg/dl होता है। सिर्फ फेस दिखे तो बिलिरुबिन का लेवल कब होता है? 5 to 7। फेस के साथ साथ अपर चेस्ट और अपर एब्डोमिनल भी दिखे येलो तो 7 to 9। साथ साथ लोअर एब्डोमिनल और थाई भी दिखने लगे येलो, तो बिलिरुबिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये जो बिलिरुबिन का लेवल है ये कब है? जब येलो दिखे, पर येलो में भी कैसा? लेमन येलो दिखे, तब जाके ये वाला, ये जितना भी दिख रहा है वो लेवल रहेगा बिलिरुबिन का। लेकिन लेमन येलो की जगह ऑरेंज येलो दिखने लगे बॉडी, फेस अगर ऑरेंज येलो दिखने लगे तो 5 से 7 जो है लेवल बढ़कर हो जाएगा 7 to 9। फिर ये सारा रेंज जो है बिलिरुबिन का दिखने लगेगा। और लास्टली जो है पाम्स और सोल जो है ऑरेंज येलो दिखेगा तो 17 और 17 से ज्यादा भी कभी कभी बिलिरुबिन का लेवल दिखता है। तो ये कुछ वेज हैं जिसके तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग डिटेक्ट करते हैं न्यूरोनटल जॉन्डिस को। और वो जो रूल था वो रूल है मॉडिफाइड क्रेमर्स रूल। इसी रूल से हम लोग ये बिलिरुबिन का लेवल पता कर पाते हैं। ठीक, अब हम लोग न्यूरोनटल जॉन्डिस का इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोनटल जॉन्डिस देख रहे हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग 3 चीज यूज करते हैं जनरली। पहला फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी जो है इसमें 3 मैकेनिज्म आता है। पहला फोटो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और फोटो ऑक्सीडेशन। इसमें जो वेवलेंथ यूज होता है वो होता है 460 to 490 नैनोमीटर वेवलेंथ इसका यूज होता है। फोटो आइसोमेरिज्म जो है इसमें बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन कन्वर्ट होता है, बिलिरुबिन जो कन्वर्ट होता है पोलर कंपाउंड में, पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट होके फिर एक्सक्रीट कर जाता है थ्रू लिवर। ये फोटो आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, इसमें जो बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन कन्वर्ट होता है लुमीरुबिन के केस में और वो फिर एक्सक्रीट हो जाता है। और तीसरा है फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों मैकेनिज्म है जो आता है फोटोथेरेपी के अंदर। दूसरा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है, सीवियर केसेस में क्या होता है कि जो न्यूरोनटल का जो ब्लड है उस ब्लड को निकाल के फिर फ्रेश ब्लड इंजेक्ट करते हैं अंदर, तो वो होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सीवियर केस में। फिर लास्टली हम लोग ड्रग्स का यूज करते हैं, इंट्रावेनस आईजी या फिनोबार्बिटोन। तो ये 3 वेज है जिसके वजह से जो हम लोग ट्रीट करते हैं न्यूरोनटल जॉन्डिस में, ट्रीटमेंट है न्यूरोनटल जॉन्डिस का। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूरोनटल जॉन्डिस को डिस्कस किए। इसमें कुछ डाउट्स प्रॉब्लम रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसको आपको जवाब देंगे, आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।